स्टडी करना। अच्छा जी, हमारे पास जो ये पास पेपर का क्वेश्चन है 2021 का, इसमें मिस्टर सुहेल असलम के बारे में उन्होंने कुछ डिटेल्स दी हुई है। इसने कहा है उन्होंने सैलरी है ₹195,000 पर मंथ। पीएम का मतलब है पर मंथ दी हुई है। कभी कभार ऐसा होता है, हमेशा जो इनकम टैक्स आपने याद रखना है कि इनकम टैक्स हमेशा किस पे होता है, पूरे ईयर के सालाना इनकम होता है उसके ऊपर होता है, 1 मंथ की इनकम के ऊपर नहीं होता। यानी आप वन मंथ का पे करना शुरू कर दें इस तरह से, मतलब पूरे साल का आपको टैक्स देना पड़ता है। रिटर्न भी जो फाइल करनी पड़ती है वो 1 ईयर के लिए करनी पड़ती है, ठीक है। तो हमारी जो है यहाँ पे अब उसने सैलरी जो दी हुई है वो 195,000 पर मंथ दी हुई है। तो हमने इसकी क्या करनी है, सैलरी, एनुअल सैलरी निकालनी, पूरे साल के लिए निकालनी है। इसको क्या करेंगे, 195 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर मंथ की बजाय पर ईयर आ जाएगा। फिर स्पेशल पे दी हुई है उन्होंने ₹25,000 की। ऐसा मैं करती हूँ, इसके जो है ना इसको एक्सपोर्ट कर लेती हूँ उसमें एक्सेल शीट पे, 2021 का क्वेश्चन, ठीक है। वेट फॉर अ व्हाइल, इसको मैं हाँ एक्सपोर्ट, ये ठीक रहेगा। जी। ट्वेंटी ट्वेंटी वन 2021 पेपर 2। ये बताइएगा आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है? अभी तो नहीं हो रही। जी, एक्सेल की शीट है वो मैं शेयर कर रही हूँ। अब हो रही है। ठीक है, एक मिनट, इस पे वो मैं, ये 2021 अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें हमें उन्होंने डाटा दिया हुआ है सैलरी से रिलेटेड। अब इसमें उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, एक्चुअली में ये न्यूमेरिकल दिया हुआ, उन्होंने टोटल टैक्स पेएबल कैलकुलेट करने का कहा है। हम लोगों ने जब बिल्कुल फर्स्ट स्टार्ट सेक्शन जब किया था, सबसे पहला लेक्चर हम लोगों ने किया था, उसमें हम लोगों ने, मैंने आपको फॉर्मेट बताया था थोड़ा सा आपको कि किस तरह से हम लोगों ने टैक्स कंप्यूट करना है। ये देखें, मैंने यस आपके मैम। साथ कंप्यूटेशन से रिलेटेड एक शेयर किया था फॉर्मेट, कि हम लोगों ने टैक्स कंप्यूटेशन करते हुए क्या करना है। हमें 5 हेड से, ये हम लोगों ने सैलरी इनकम की कंप्यूटेशन देखी थी कि 5 हेड से जितनी इनकम आई उन सबको एडअप करेंगे, उसमें से लेस करेंगे ज़कात एंड डोनेशन, माइनस करेंगे टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, और फिर हमने इसके ऊपर टैक्सेबल इनकम के ऊपर ये हम लोगों ने टैक्स रेट अप्लाई करके टैक्स कैलकुलेट करना है। फिर टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम डिफरेंट तरीके से आएगा, फिर टैक्स क्रेडिट है, ठीक है। ये सब टैक्स क्रेडिट्स आ रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक इसमें से कुछ भी नहीं किया। अभी हम लोगों ने इसमें से सिर्फ कितना किया है, अभी हमने सिर्फ यहाँ पे सैलरी इनकम इनकम की। फ्रॉम सैलरी किया है। तो हम लोगों ने इसमें सिर्फ अभी इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड बात करनी, बाकी हम यहाँ पे किसी चीज के बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमने किया नहीं है। जितना हमने टॉपिक किया हम उसमें देखते हैं कि वेदर जितना हमें से रिलेटेड किया है, सैलरी से रिलेटेड काम किया, वो इतना मिल रहा है हमें या नहीं, हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हमने अपना लेवल चेक करना है कि अगर सैलरी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल में जितनी चीजें आती हैं हमें उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास 2021 के जो थे, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटेशन करेंगे, टैक्सेबल इनकम की कंप्यूटेशन करनी है। उसने हमें क्वेश्चन में मैम रिक्वायर स्क्रीन का शेयर किया, कर। उसने हमें क्वेश्चन में रिक्वायर किया, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द टैक्स पेएबल बाय मिस्टर सुहेल असलम फॉर द ईयर एंडेड 30 जून। उसने कहा भाई मैम आपने स्क्रीन शेयर अपनी कर दो। टैक्स पेएबल कैलकुलेट करना है, यानी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स हेलो लाइबिलिटी करना है। मैम, जी जी, स्क्रीन शेयर हो रही स्क्रीन है? शेयर कर दो। अच्छा सॉरी, नहीं नहीं वो नहीं। नहीं नहीं, एक मिनट ठहरे, एक मिनट। जी, ये देखें स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ। हम
हाँ अब हो रही है। ठीक हो गया। उसने हमें कहा, क्वेश्चन में रिक्वायर क्या किया, उसने कहा कैलकुलेट करें। जी हमें क्या कैलकुलेट आपने करना है, मिस्टर सुहेल असलम के लिए हमने उसकी टैक्स पेबल कैलकुलेट करना है, यानी हम लोगों ने उसकी टैक्सेबल इनकम जो है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, टैक्स पेबल कैलकुलेट करना है। तो हम लोगों ने कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी में क्या करना है, हमें टैक्सेबल इनकम आनी चाहिए यहाँ पे। अभी तो सैलरी इनकम करेंगे ना सबसे पहले तो। आपने एक और चीज याद रखनी है, आपको पेपर में जो सबसे पहली चीज रिक्वायर है ना, आपने वो करनी है। दूसरी शीट में देखिए, मैं अगर उसका वो फॉर्मेट कॉपी करके इधर करती हूँ फॉर योर इजीनेस या आपके उसके लिए समझाने के लिए, ये देखिए मैं उस शीट पे ले जाती हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले उसने उसने हमें क्वेश्चन में रिक्वायर किया है टैक्स पेएबल कैलकुलेट करना है। तो हमें जो पेपर में चीज रिक्वायर होती है सबसे पहले आपने वो लिखनी होती है। बाकी हम लोगों ने, हमें ये भी बात पता कि टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये पहले ये वाला फॉर्मेट बनाना है पेपर में, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी का। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी वाला फॉर्मेट करना है कि टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम। ठीक है, एक पेज पे आप ये कर लें, क्योंकि अभी इस पे हम लोगों ने काम करना है, ये अभी नहीं हुआ। लेकिन जो चीज पेपर में क्वेश्चन में रिक्वायर होती है आपने सबसे पहले वो लिखनी। अब वहां पे आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, आपका क्वेश्चन तो हो जाएगा, लेकिन एग्जामिनर ने आपसे जो चीज रिक्वायर की होती है आपने पहले वो करनी होती है। और ये चीज जो है ये एज अ वर्किंग आएगी। अब कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम नहीं, उसने कई क्वेश्चन में उसने स्पेसिफिकली कहा होता है टैक्सेबल इनकम का बताएं और टैक्स लायबिलिटी, यहाँ पे उसने सिर्फ टैक्स लायबिलिटी कहा हुआ है। अब यहाँ पे उसने टैक्सेबल इनकम का नहीं कहा हुआ, तो हम लोगों ने इसको सेकंड पेज पे ले जाना या इस फॉर्मेट पर इसको वर्किंग वर्किंग के तौर पे शो करना। ठीक हो गया। ठीक है, अब ठीक यहाँ है। पे देखिए, अब हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी देखिए, इनकम फ्रॉम सैलरी का हेड देखते हैं, ये हमारी वर्किंग वन हो गई, W1 हो गई W1। ठीक है, फिर W2 में मैं उसको बताऊंगी कि भाई मेरे से जो वर्किंग दूसरी मांग रहा है वो सबसे पहले मेरी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स इनकम में क्या चीज रिक्वायर कर रहा है, इनकम फ्रॉम सैलरी मांग रहा है। मैं यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करती हूँ। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी देखते हैं, अब हमारे पास जो डाटा है उसमें देखते हैं और ये इनकम फ्रॉम सैलरी कैसे होगी। जी, ये देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी है हमारे पास, इनकम फ्रॉम सैलरी। इसमें सबसे पहले उसने हमें क्या दिया हुआ है, सैलरी इनकम दी हुई है जो कैश में उसको पे कर रहा है। ठीक है, सैलरी कितनी दी हुई है, 195,000 पर मंथ। पर मंथ का मतलब है एक मंथ की है तो पूरे साल की कितनी होगी, हम लोग यहाँ पे करेंगे वर्किंग साथ में 195,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 195,000 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन उन्होंने कहा स्पेशल पे दी, उसमें 25,000, यानी सैलरी दी उसके बाद स्पेशल पे भी दे दी। स्पेशल पे किसी भी मद में दी, जो भी हमें एक बेसिक चीज हमें याद है सैलरी से रिलेटेड, सैलरी में हमें अपने एम्प्लॉयर की तरफ से कोई भी नाम से कोई भी बेनिफिट मिल रहा है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज मिल रही है, वो हम लोगों ने क्या करनी है, अपनी सैलरी इनकम में ऐड करनी है, स्पेशल पे। ठीक है, स्पेशल पे कितनी है, उसने कहा 25,000 पर मंथ दे रहे हैं आपको, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 25,000 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक हो गया, स्पेशल पे आ गई। नेक्स्ट वन उन्होंने कहा बोनस फॉर द ईयर, कुछ भी दे रहे हैं, कुछ भी हमें मिल रहा है हमारे उसकी तरफ से, हमारे एम्प्लॉयर की तरफ से, हम लोगों ने क्या करना है, उसको किस में शामिल कर देना है,
सिंपल उसको सैलरी सैलरी इनकम। इनकम में शामिल कर देना, ठीक है। ठीक है, स्पेशल पे कितनी होगी, 3 लाख की पूरे साल की। फिर बोनस उसने दिया, अब बोनस के साथ उसने साथ में खुद ही बता दिया कि ये पर मंथ नहीं है बोनस, ये फॉर द ईयर बोनस कितना है, 585,000। ठीक है, फिर उसने कहा कन्वेंस अलाउंस ₹15,000 पर मंथ। हमें कन्वेंस अलाउंस दे रहा है, कन्वेंस नहीं दे रहा, कन्वेंस अलाउंस दे रहा है। हम लोगों ने जो पीछे बात पढ़ी थी, वो कन्वेंस में उसमें कार दे रहा था, कन्वेंस के बारे में हम व्हीकल लोगों ने दे रहा बात की थी। अगर था। हम लोग देखें पीछे तो हम लोगों ने बात की थी। 5% और 10% की बात की है। जी जी मैंने कहा 5% और 10% की बात की ना, अगर जी प्राइवेट जी, यूज के उसमें लिए थी, दे रहा है अगर कंप्लीटली तो फिर 5%। उसमें, हाँ जी, उसमें उसने हमें कन्वेंस अगर दी होगी थी, ये हमने जो बात की थी ना, उसमें कन्वेंस हमें अगर दी है, हमारे एम्प्लॉयर ने हमें कन्वेंस दिया, तो उस कन्वेंस की 10% ऑफ कॉस्ट अगर नहीं एक्वायर करके दिया और अगर लीज पे दिया तो 10% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू कहा था। ठीक है, अगर उसने कन्वेंस दी है, यहाँ पे कन्वेंस नहीं दी, ये यहाँ पे हम लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं इसी चीज से थोड़े से ना कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी चीज से थोड़े से हम कंफ्यूज होते हैं। एक तो एग्जाम में प्रेशर इतना ज्यादा होता है, और जो चीजें आ रही होती है ना वो कभी कभार हम लोग एग्जाम के स्ट्रेस की वजह से भी गलत होना शुरू हो जाती है। हमने देखा जी जी, उसने कहा जी, फटाफट से हम लोगों ने कन्वेंस का लफ्ज नजर आ गया, चलो जी जल्दी से 10% देखना कॉस्ट है या वो है, उस पे है। और फिर ये देखा उसके पर्सनल यूज के लिए या प्राइवेट और पर्सनल दोनों यूज के लिए, तो 5% ऑफ कॉस्ट डाल दें, या अगर पर्सनल यूज के लिए ओनली दिया तो 10% डाल दें जल्दी जल्दी से। तसल्ली से अच्छी तरह से चबा के अच्छी तरह से समझ के अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना सबसे पहले आपको आना चाहिए। स्ट्रेस कभी कभार आपको, जब आपका ब्रेन स्ट्रेस की तरफ चला जाता है तो फिर आप सही चीजों को भी गलत करना शुरू कर देते हैं, फिर आप एडिशन करने में भी गलती कर होते हैं, फिर आप फिगर्स लिखने में भी गलती कर रहे हैं। इसलिए अपने आप को काम डाउन करके और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा जब आप टेस्ट देंगे क्लास में। दूसरा, आपको जब कॉन्फिडेंट होंगे कि यार यस आई हैव प्रिपेयर्ड, मैंने 100% अपनी तैयारी की करके गया हूँ। एक आधा क्वेश्चन पेपर में आ जाता होता है अनसीन, लेकिन उसको देख के परेशान नहीं होना, हमने कौन सा 100/100 लेना है, लेकिन कोशिश करनी है मैक्सिमम मार्क लेने की, लेकिन उस टाइम हाथ पाँव नहीं अपने फैला लेने। इसलिए हमें कन्वेंस अलाउंस नजर आया है, हम लोगों ने जल्दी से ये नहीं करना कि बस जी कन्वेंस का वर्ड नजर आ गया चलो जी जल्दी जल्दी से ये कर लें, ऐसे नहीं करना। ठीक है, हम लोगों ने देखना है उसने कन्वेंस के बारे में क्या कहा है। ठीक उसने है हमें मैम। क्या कन्वेंस अलाउंस दिया, कन्वेंस नहीं दी। कन्वेंस अलाउंस कितना दिया, 15,000 पर मंथ। फिर उसने पर मंथ की बात की, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 किया। अलाउंस के बारे में जितने भी अलाउंस है अदर देन मेडिकल अलाउंस, बाकी सब टैक्स से बना। ठीक है, 15,000 को 12 से मल्टीप्लाई किया, कन्वेंस अलाउंस आ गया हमारा। फिर उसने कहा फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय, ही वाज एंटाइटल्ड टू अ हाउस अलाउंस ऑफ ₹420,000। ठीक है, उसको क्या था, उसको फ्री अकोमोडेशन जो है उसके एम्प्लॉयर ने दी हुई है, ही वाज एंटाइटल्ड टू हाउस अलाउंस, उसको 420,000 का उसको अलाउंस के लिए वो एंटाइटल था। ठीक है, अब अभी इसके बारे में हम पूरा लोगों का ने पूरा देखना है कि हमें इससे फैसिलिटी। रिलेटेड और कोई बात बताइए भी अकोमोडेशन के बारे में। अकोमोडेशन के बारे में देखें, अब यहाँ पर कंफ्यूज कर दिया उसने, फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। अच्छा, फ्री अकोमोडेशन के बारे में उसने हमें सिर्फ बता दिया कि उसको फ्री अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड कर दिया। ही वॉज एंटाइटल्ड टू हाउस अलाउंस, लेकिन अगर उसको हाउस अलाउंस मिलता, ही वॉज एंटाइटल्ड, वो डिजर्व करता था, वो एंटाइटल था, उसको मिलना चाहिए था। अगर हाउस अलाउंस मिलता 420,000 का उसको हाउस अलाउंस मिलना चाहिए था, लेकिन उसको क्या दिया हुआ एम्प्लॉयर ने, फ्री अकोमोडेशन मिली हुई है फ्री इसको, अकोमोडेशन दी हुई तो है। मतलब ये अब हमें 420,000 का इसको फायदा हुआ। हाँ, अब उसने हमें लॉ में क्या कहा हुआ है कि अगर हमें फ्री अकोमोडेशन मिले तो उसका क्या करना है। उसका जो रेंट होगा वो बेसिक पे का होता है ना, कोई वो बता रहा था, फोर्टी आप फाइव परसेंट या। आपकी वॉइस थोड़ी स्लो है, थोड़ा सा लाउड। मैंने कहा बेसिक पे वाला होता है ना, मिनिमम पे स्केल वाली, वो तो नहीं है इसमें 45% और 30%।
हमें जो है वो अलाउंस के बारे में हम लोगों ने बात की हुई है कि अगर वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन दी हुई है, हमें अकोमोडेशन दी हुई है, तो हमने क्या चीज डालनी है, वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन के मत में हमने क्या डालना है अपनी इनकम फ्रॉम सैलरी में, हायर ऑफ दीज टू इंक्लूड करना है, या फिर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट, कि अगर उसको रेंट देते, ठीक है, रेंट रेंट देते, उसकी अकोमोडेशन की प्राइस देते, उसको कैश में देते तो कितना देते, वो अमाउंट बताई हुई है। दूसरी उन्होंने कही है 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल या 30% ऑफ आपकी बेसिक सैलरी आपने इसमें ऐड करना है, इन दोनों में से जो हायर होगा वो लिखना है। अब हम लोगों ने इसको, अब हमने क्या करना है कि हम लोगों ने दोनों चीजें चेक करनी है कि इन दोनों में से हायर वैल्यू, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर की हुई है ना अकोमोडेशन से रिलेटेड, ये देखिए हमारे नहीं पास मैम, अभी तक तो नहीं हो अकोमोडेशन, रही शायद। जी अब हो रही अब है। हो रही है। जी हमारे पास अकोमोडेशन की क्या है, वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन क्या है, 4,20,000 है। जी 2 मिनट्स वेट करें अजान के लिए। हम लोगों को उसने बता दिया कि भाई अकोमोडेशन से रिलेटेड जब हमने क्लास में किया तो उसमें हमें बताया था कि अकोमोडेशन से रिलेटेड दो वैल्यूज में से इन दोनों में से हायर वैल्यू डालनी है, ठीक है, फेयर मार्केट ऑफ रेंट या 45% और 30%। अब यहाँ पे क्वेश्चन में उसने हमें नहीं बताया कि भाई उसने हमें पोश एरिया में घर दिया हुआ है या कोई अंडर डेवलप एरिया में घर दिया हुआ है, तो ऐसी केस में जब हमें कुछ ना बताया तो हम 45% ले लेंगे, ठीक है, नीचे नोट साथ में दे देंगे, ठीक हो गया। तो हम लोगों ने इसको वर्किंग में शेयर कर दिया। अच्छा जी, फेयर मार्केट अगर उन्होंने कहा हमें अगर इसको रेंट मिलता, ठीक है, अगर हाउस अलाउंस मिलता, हाउस अलाउंस या रेंट मिलता तो कितना देते हैं इसका रेंट, कितना मिलना, ये एंटाइटल था 420,000 का, ठीक है, लेकिन अब इसको जो है अकोमोडेशन मिली हुई है, अकोमोडेशन की 45% ऑफ मिनिमम टाइम्स के लिए बेसिक सैलरी लेंगे। बेसिक सैलरी कितनी है हमारे पास 95,000 पर मंथ, तो हम लोगों ने इसको 1 ईयर की निकाली 234 ट्रिपल टेट्रा 45% ऑफ 45% ऑफ 234 टेट्रा 0, ठीक है, प्लस 234 टेट्रा 0 मल्टीप्लाई बाय 45%। अब मुझे बताएं इन दोनों में से हायर वैल्यू कौन सी है, हायर तो मिनिमम टाइम स्केल 45% जो है वो हायर है। 45% वाली 1053000, इसका मतलब है हमें अकोमोडेशन से रिलेटेड कौन सी अमाउंट डालनी है, 10 मिलियन ठीक है, 1 मिलियन, 1.5। हाँ 1053, ठीक है। अब इसके साथ में मैं इसको बता देती हूँ कि भाई मैंने इससे रिलेटेड वर्किंग 3 की हुई है, मैंने वर्किंग 3 कर ली हुई है, इसलिए जो है आपने मेरी वर्किंग 3 को देखना है, इसको देखने के लिए कि भाई मैंने ये रूल यूज किया हुआ है कि नहीं, हायर ऑफ मिनिमम टाइम स्केल और बेसिक सैलरी और 45% ऑफ 45% ऑफ बेसिक सैलरी और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट के हायर वाली वैल्यू मैंने डाल दी 1053,000, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट फिर मेरा नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट उसने कहा मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स्ड बाय हिज एम्प्लॉयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मेडिकल के बारे में हम लोगों ने क्या बात की थी, 10% जो है वो उसका सैलरी का 10% जो है ना वो उसका डिडक्टेबल अलाउंस है। 10% ऑफ बेसिक सैलरी, लेकिन वो किससे रिलेटेड था, मेडिकल, वो किसके बारे में था, मेडिकल मेडिकल अलाउंस के बारे में था, ये अलाउंस, फैसिलिटी के बारे में नहीं था। ये मेडिकल फैसिलिटी जब दी होगी, हम लोगों ने मेडिकल अलाउंस के बारे में 3 कंडीशन पढ़ी थी। अगर तो सिर्फ मेडिकल अलाउंस मिलता है तो हमें 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जाम्प्ट है,
दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर हमें मेडिकल अलाउंस भी मिल रहा है और फैसिलिटी भी मिल रही है तो फिर हमें दोनों ही टैक्सेबल होंगे। थर्ड, अगर जस्ट आपको मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है वो भी आपकी 100% टैक्सेबल। सिर्फ मेडिकल अलाउंस ओनली अगर मिल रहा है तो फिर आपको वो 10% वाली जो है वो प्रोविजन अप्लाई होगी। अदरवाइज जो है मेडिकल फैसिलिटी दें, मेडिकल अलाउंस प्लस फैसिलिटी दोनों दे, तब हमें कोई एग्जम्पशन नहीं मिलनी। ठीक है, तो इसका तब मतलब सारा का सारा होगा मतलब 8। हाँ जी, ये सारा टैक्सेबल हो जाएगा, अच्छा। ये सारा टैक्सेबल हो जाएगा। 10% की एग्जम्पशन जस्ट उसके लिए। ठीक है, 24,000। अब यहाँ पे देखिए पर मंथ और एनुअल वाले का ध्यान रखना, जहाँ पे पर मंथ लिखा है वहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, जहाँ पे फुल लिखा वहाँ पे फुल लिखनी है अमाउंट, लाइक पूरे साल की अमाउंट। जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब है पर मंथ की नहीं मेंशन की तो ये फिर पूरे साल की होंगी। फिर नेक्स्ट मंथ थिंग आगे ज़कात पेड अंडर ज़कात उशर ऑर्डिनेंस। ज़कात जो होती है वो हम लोगों ने कहा था कि ज़कात की कंप्यूटेशन कहाँ पे आती है, यहाँ पे ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। अगर ज़कात अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस होगी तो ये डिडक्टेबल होता है अलाउंस। अगर हम लोगों ने एज अ चैरिटी किसी रिश्तेदार को दे दिया, किसी गरीब को दे दिया, वो ज़कात एंड ज़कात उशर ऑर्डिनेंस के अंडर नहीं पिया किया, उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है ज़कात ऑर्डिनेंस उसके अंडर नहीं किया, तो फिर ये अलाउेबल नहीं है। लेकिन उसने स्पेसिफिकली कहा है ज़कात पेड अंडर ज़कात ऑर्डिनेंस, इसलिए हम लोग यहाँ पे ज़कात को क्या करेंगे, डिडक्टेबल अलाउंस समझते हुए यहाँ पे -48,000 कर देंगे। ठीक है, 48,000 हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब कंप्यूट कर रहे होंगे टैक्सेबल इनकम तो ये माइनस करेंगे 48,000 की अमाउंट। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन उन्होंने कहा कि डोनेशन टू द अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 61 ₹5 लाख। अभी हम लोगों ने ये नहीं किया, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लीगल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर, पार्ट आई कह रहा है लीगल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर। हम लोगों ने बात की थी अगर 1% सैलरीड है, ठीक है, और उसको कोई भी वो एक्सपेंसेस करता है, चाहे वो स्पेसिफिकली अपनी जॉब से रिलेटेड कहीं जाता है, चाहे वो अपनी इससे जॉब से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, कोई लीगल इम्प्लीकेशन होती है उसके अगेंस्ट में, उसको कोई लीगल एक्सपेंसेस हो गए हैं, चाहे स्पेसिफिकली उसकी जॉब से रिलेटेड है, लेकिन कोई भी एक्सपेंसेस अलाउ नहीं है। ठीक है, कोई भी एक्सपेंसेस अलाउ नहीं। हम यहाँ पे इसको जब इनकम की सैलरी कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे हम एज अ एक्सपेंस हुआ है ये मेरा। और एक और बात याद रखनी है जो हम लोग गलती करते हैं, यहाँ पे मैं लीगल एक्सपेंस को एड अप नहीं करूंगी, क्योंकि एक्सपेंस अच्छा, है ये मेरी इनकम क्योंकि है। ये एक्सपेंस है, सही है। इनकम टैक्स हमेशा इनकम के पे होता है, एक्सपेंस पे या एक्सपेंडिचर्स पे नहीं ये होता। कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा हमें, ये मतलब बेनिफिट हमारा भी हमें मिल एम्प्लॉयर रहा हमें है, कोई बेनिफिट नहीं हाँ दे जी रहा है ये। बेनिफिट भी नहीं मिल रहा, और दूसरा ये इनकम नहीं है, ये तो एक्सपेंस है। मैं एक्सपेंस कहाँ से पे कर रही हूँ, मैं जॉब करती हूँ, ठीक है, मैं जॉब करती हूँ, मेरी सैलरी के ऊपर मुझे पहले ही मेरा टैक्स डिडक्ट हो गया, अब मैं उस जॉब से मैं फर्दर कोई लीगल एक्सपेंस कर रही हूँ, कोई भी खर्चा वगैरह कर रही हूँ, तो उसके ऊपर मैं दोबारा तो नहीं उसको अपनी सैलरी इनकम का पार्ट बनाऊंगी। मुझे सिर्फ सैलरी से पैसे मिल रहे हैं, उस सैलरी से मैं अपने लीगल एक्सपेंसेस कर रही हूँ, मैं अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ। अब वो एक्सपेंसेस मैं दोबारा अपनी इनकम का तो नहीं पार्ट बनाऊंगी। एक तो पहली बात है एक्सपेंसेस के ऊपर टैक्स नहीं होता, इनकम पे होता है टैक्स। दूसरी बात ये कि जब मैं मुझे वो सैलरी मिली थी उसके ऊपर पहले टैक्स डिडक्ट होके मिला, तो फिर मुझे फर्दर क्या जरूरत है उसके ऊपर दोबारा उसको अपनी इनकम का पार्ट बनाना। यहाँ पे मैंने लीगल एक्सपेंसेस एड अप नहीं करूंगी इनकम फ्रॉम सैलरी में। ठीक हो गया। ठीक है मैम। आगे उन्होंने कहा अमाउंट पेड फॉर अप्रूव पेंशन स्कीम ड्यूरिंग द ईयर ₹190,000। अब उसने अमाउंट पे की, किसने पे की, एम्प्लॉय ने। एम्प्लॉयर ने। अब यहाँ पे उसने कोई भी नहीं बताया हुआ कि भाई एम्प्लॉयर ने पे किया है। अगर उसने स्पेसिफिकली बताया होता कि ये जो अमाउंट अप्रूव पेंशन स्कीम के अंडर की हुई है वो उसने एम्प्लॉयर ने की है, तो फिर ये हमारी सैलरी इनकम का पार्ट बनना था। ये हमारे एम्प्लॉयर ने नहीं पे की, एम्प्लॉय ने खुद पे की है। ठीक है, तो ठीक ऐसे है। केस में ये हमारी सैलरी इनकम का नहीं पार्ट बनेगा, लेकिन दूसरी तरफ इसके ऊपर क्रेडिट जरूर मिलेगा हमें, क्योंकि हमें आगे हमने क्रेडिट्स पढ़ने हैं, 5-6 सेक्शन है, सेक्शन 61 टू आई थिंक 65 है। उसमें नए सेक्शन भी कुछ इंक्लूड हुए हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, अप्रूव पेंशन फंड में आपने कोई कंट्रीब्यूशन की है उसके ऊपर आपको क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट अभी हम पढ़ेंगे तब हम ये काम करेंगे, लेकिन अब टिल नाउ हम लोग इसको अपनी सैलरी इनकम का पार्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये उसने पे किया है ना कि उसको मिला। अगर ये उसको एम्प्लॉयर की तरफ से मिला होता
उसको जो उसको एम्प्लॉयर ने उसके बिहाफ पे पे किया होता ना अब वो पेंशन फंड में, तो फिर ये उसका क्या होना था, फिर उसको ये बेनिफिट मिलना था, फिर उसके इनकम का पार्ट बनना था। फिर उसने शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी, लास्ट वन पार्ट में उसने कहा शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी परचेज की, उसने लिस्टेड कंपनी के शेयर्स परचेज किए, ये भी उसकी इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, सैलरी इनकम का नहीं पार्ट बनेगा। ठीक है, इस पे उसको क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि उसके पास पैसे कहाँ से आए इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं सिर्फ एक जॉब करती हूँ, एक जगह पे जॉब करती हूँ, एक ही मुझे सैलरी मिलती है, उससे मैं शेयर्स खरीद रही हूँ, उसको मैं अप्रूव पेंशन फंड में दे रही हूँ, कहीं पे भी लीगल एक्सपेंसेस पे कर रही है, मैं सारे एक्सपेंसेस कर रही हूँ। इनकम टैक्स हमेशा इनकम पे होता है, एक्सपेंसेस पे नहीं होता। ठीक है मैम। ठीक है, अच्छा मैम, ये डोनेशन का हमने क्यों नहीं किया? डोनेशंस का तो सिंपल मतलब यहाँ पे डाल देना चाहिए था ना नहीं अमाउंट। डोनेशंस का भी हमने टॉपिक करना है। डोनेशंस अब दो तरह की होती हैं, वो आगे जब आप टैक्स क्रेडिट का काम करेंगे ना, जब हम टैक्स क्रेडिट वाले सेक्शन करेंगे ना, तो वहां पे डोनेशन दो तरह की होती है। एक अंडर सेक्शन 61 है, और एक जो है डोनेशंस होती हैं डिफरेंट होती हैं। एक डोनेशन जो होती हैं वो स्ट्रेट एज अ डिडक्शन अलाउ है, यहाँ पे जैसे ये डोनेशन अलाउ है। लेकिन एक डोनेशन ऐसी हैं जो हम लोग टैक्स क्रेडिट में करेंगे, वो डोनेशंस जो है वो स्ट्रेट एज यहाँ पे नहीं लिख सकते उन डोनेशन, हालांकि वो भी डोनेशन ही हैं, लेकिन ये डोनेशन जो है ये स्पेसिफिक डोनेशन है। एक और टाइप की डोनेशन होती है, उसके ऊपर टैक्स क्रेडिट मिलता है, उसको डिडक्शन नहीं अलाउ होती, वो डिडक्टेबल अलाउंस नहीं होता। ये मैंने खुद इसीलिए छोड़ दिया कि ये चीज हम जब टैक्स क्रेडिट करेंगे वहां पे मैं डोनेशन के बारे में बात करूंगी, तो फिर मैं आपको वहां पे ये डोनेशन के बारे में बात बताऊंगी, फिर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं अभी यहाँ पे फिल कर देती हूँ, माइट भी ये वो वाली डोनेशन हो जिनके ऊपर क्रेडिट मिलना हो, माइट भी ये वो वाली डोनेशन हो जिनके ऊपर डिडक्टेबल अलाउंसेस मिल, जिनको एज अ डिडक्टेबल अलाउंस कंसीडर करना हो। इसलिए अभी हम लोग डोनेशंस का जब टैक्स क्रेडिट वाला करेंगे सेक्शन, तब आपको डोनेशंस के बारे में भी ये बात बताऊंगी। अभी तक हमने सिर्फ सैलरी का पढ़ा, मैंने इसलिए सैलरी से रिलेटेड आपको सारी चीजें बता दी कि इसलिए ये न्यूमेरिकल टाइप सॉल्व करवाया है। कि देखिए मैंने उस दिन बात की थी जी, कन्वेंस जो है वो अकोमोडेशन दिया था उसको इस तरह जी 45% और ये वो चीजें आपने सिर्फ थ्योरेटिकली याद की थी। अब एक्चुअली प्रैक्टिकली या न्यूमेरिकल करते हुए किस तरह से इंप्लीमेंट होती है वो मैंने आपको करके दिखाई है, कि भाई अगर आपको इसका न्यूमेरिकल आ जाए तो फिर आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल आ जाए कैसे सॉल्व करना है, या इसको प्रैक्टिकली जब हम लोग इन सेक्शंस को यूज करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी को, तो हम इसको किस तरह से हम अपनी इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूट करेंगे। ठीक हो गया। अब ये हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ पे क्या आ गई, टोटल कर लेते हैं इसका। टोटल किया, सम किया इसको जी, ठीक हो गया। ये हमारी हो गई इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, अब ये इनकम फ्रॉम सैलरी हमारे पास आ गई, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी को, फिर अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस होती तो वो भी लिखते, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होती, ये सब होती, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी है और डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं। टोटल इनकम निकाल लेंगे यहाँ से हम लोग, फिर डिडक्टेबल अलाउंसेस ज़कात हो गया, डोनेशंस का भी हम लोगों ने पढ़ना है, वो करेंगे तो तब हमारी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अब यहाँ पे जब हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, यहाँ पे हम लोग रेट्स देख के टैक्सेबल इनकम के फिर देखेंगे कि भाई बिजनेस वाले रेट लगने हैं, नॉन सैलरीड वाले लगने हैं या सैलरी। यहाँ पे तो उसकी नॉन सैलरीड इनकम कोई है नहीं, इसलिए सैलरीड के रेट अप्लाई करके हम लोग यहाँ से टैक्स निकालेंगे, और फिर बाद में इस पे टैक्स क्रेडिट जो इसको मिलने हैं वो माइनस करके, तो ये नीचे हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी, और यहाँ टैक्स पेबल आ जाएगी। ठीक हो गया। मैम ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स जो इसमें फॉर्मेट में लिखा है, तो ये जो इसने अभी क्वेश्चन में भी लिखा था कि इसने शेयर्स परचेस किए हैं, वो यहाँ से माइनस होंगे? हाँ जी, वो माइनस यहाँ से होंगे, लेकिन अगर वो कुछ कंडीशन फॉलो करेंगे जो टैक्स क्रेडिट में उन्होंने कंडीशन की है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर पे क्रेडिट आपको उन्होंने कब तब मिलेगा, जब आप पब्लिक कंपनी में करेंगे इन्वेस्ट, आप फर्स्ट न्यू शेयर्स बाय करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस तरह की कुछ और उन्होंने जो है ना वो प्रोविजंस दी हुई है उस सेक्शन में। ठीक है, टैक्स क्रेडिट के लिए कुछ कंडीशन दी है, अगर आप उन कंडीशन को फॉलो करेंगे तो फिर आपको क्रेडिट मिलेगा। अगर आप उन कंडीशन को फॉलो नहीं करते, आप जस्ट सिंपल कहीं पे भी कोई भी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, वो पब्लिक कंपनी के नहीं है,
पब्लिक लिस्टेड कंपनी के नहीं है तो फिर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसलिए पहले वो कंडीशंस देख लें कि इन्होंने सही जगह पे उन्हीं शेयर्स में इन्वेस्ट किया, फिर इसको क्रेडिट बताइए। और क्रेडिट में ये नहीं 100% मिल जाना, उसकी भी उन्होंने परसेंटेज बताई हुई है, 30%, कहीं पे 20%। तो वो फिर जब हम सेक्शन करेंगे फिर वहां पे हम लोग ये करेंगे, तो यहाँ पे फिर हमारे पास टैक्स क्रेडिट आ जाएगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर से रिलेटेड, वो फिर हम यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक हो गया? ठीक है मैम। और मैम एक और सवाल भी था कि डिडक्टेबल अलाउंस और टैक्स क्रेडिट में क्या मतलब फर्क है? मुझे इतना इसमें कंफ्यूजन होती है कि टैक्स क्रेडिट भी तो वही चीज है, माइनस होती है उसमें से, तो इन दोनों में क्या फर्क है? टैक्स क्रेडिट जब आप करेंगे, ये देखेंगे मैंने ज़कात जितनी दी हुई है ना, मैंने जितनी ज़कात पे की हुई है, नीचे मैं क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ। उसने मुझे कहा मैंने ज़कात पे किया, आपने ज़कात अंडर ज़कात ऑर्डिनेंस, मैंने स्ट्रेट उसको 48,000 को माइनस कर दिया। टैक्स क्रेडिट ऐसे नहीं होते कि आप स्ट्रेट माइनस कर दें। टैक्स क्रेडिट में आप लोगों को रेट्स दिए होते हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट इन शेयर से रिलेटेड उन्होंने कहा 30% जो आपकी कॉस्ट है, जस्ट 30% कॉस्ट ऑफ शेयर्स पे होगा। ठीक है, 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ शेयर्स में स्ट्रेट डिडक्शन नहीं अलाउ, स्ट्रेट इसमें ज़कात की जितनी अमाउंट है स्ट्रेट माइनस कर दी। इसमें परसेंटेज होती है, टैक्स क्रेडिट में क्या होती है, परसेंटेज कुछ उन्होंने हमें बताई होती है, वो कंडीशन पूरी हुई होती है तो फिर हमें वो क्रेडिट मिलता है। यहाँ पे बस उन्होंने कहा ज़कात अंदर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, और उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं कहा कि भाई आपका ये होना चाहिए, इतने परसेंट होना चाहिए, ये कंडीशंस होनी चाहिए तो फिर आपको ज़कात लाओ। बस एक ही कंडीशन है कि ज़कात अंडर ज़कात ऑर्डिनेंस होगा तो फिर हम लोग डिडक्शन अलाउ करेंगे। और ये स्ट्रेट डिडक्शन है, पूरी की पूरी अमाउंट माइनस कर दी। लेकिन क्रेडिट में परसेंटेज कुछ दी होती, उस परसेंटेज को अप्लाई करना होता है। और फिर बाद में 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ शेयर्स, ठीक है, इसने देखे ना, शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज परचेज ₹1 लाख 10 लाख के लिए में। अब 10 लाख पूरे का पूरा 10 लाख नहीं आपको अलाउ करेंगे, वो 10 लाख का 30% जस्ट सपोज अगर उसने अलाउ किया, 10 लाख का 30% लेके वो आप उसमें से माइनस करोगे। ठीक है। ठीक हो गया? इसलिए टैक्स क्रेडिट और डिडक्टेबल अलाउंसेस डिफरेंट होते हैं जी। और कोई क्वेरी? नो मैम, यही ठीक है। है, अब जो है आपने क्या करना है, आपने सैलरी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करना है। ये एक और है, इंटरेस्ट है, ये पता नहीं किस वाले अटेम्प्ट का, ये मैं आपको क्वेश्चन वैसे ही शेयर कर देती हूँ। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये ठीक है, भी किसी अटेम्प्ट है या किसी बुक से निकाला हुआ है? नहीं नहीं, ये पास पेपर से मैंने क्रॉप करके निकाला हुआ, लेकिन अटेम्प्ट मुझे याद नहीं है। तो मैं फिर ये करती हूँ, या फिर इसके अटेम्प्ट आपको ढूंढ के बता देती हूँ कौन सी है, मुझे भले फिर। आप यही भेज दें, कोई इशू नहीं है, इसी में से ही हाँ कर जी, लूंगा। वैसे आप देखना चाहें तो ये किसी पास पेपर का ही क्वेश्चन है, क्योंकि ये देखें क्वेश्चन पास पेपर में इसी फॉर्मेट से होता है। क्वेश्चन नंबर 5 किसी पास पेपर से ही क्रॉप करके गया हो, लेकिन आई डोंट नो द अटेम्प्ट, मैन मुझे नहीं पता अटेम्प्ट कौन से ठीक है, वाली है। फिर आप भेज दें, मैं ढूंढ भी लूंगा, कोई इशू नहीं तो है। फिर आप मुझे भी बल्कि अटेम्प्ट का बता दें, ताकि मुझे भी पता हो कि ये किस अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। मैं सॉल्व किया हुआ ठीक लेकिन है। डोंट नो द अटेम्प्ट। तो आप जो है इसको सॉल्व करेंगे,